طريق عطشان جاي. رب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها خرجت. गाज़ा में हमास और इसराइल के दरमियान जो जंग चल रही है उसको आज 42वां दिन है और 42वें दिन तक इस जंग में जो भी अहम अपडेट्स रही हैं वो हम वक्त वक्त पर अपने मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताते रहें। अब जो फ़िलहाल की जो जानकारियाँ हैं उसमें से कुछ आपको बता दें कि इसराइल ने 14 अरब डॉलर के हथियार अमेरिका से फ़ौरन ख़रीदने का एग्रीमेंट किया है, जिसमें 700 ड्रोन शामिल हैं। एक और जानकारी है, इसराइल के पास सिर्फ 415 टैंक बाकी बचे हैं। जो भी उसके टैंक थे वो अब तक की ज़मीनी ऑपरेशन जब से उसने शुरू किया है वो तबाह हो चुके हैं। एक और अहम जानकारी है, 7 अक्टूबर को जिस वक्त हमास ने इसराइल के ऊपर हमला किया था उसमें जानकारी मिली थी कि तकरीबन 1150 लोग इसराइल के लोग मारे गए वहाँ पर। अब आपको ये बता दें कि उन 1150 में से 1000 से ज़्यादा लोग सिर्फ फ़ौजी हैं, इसराइल के फ़ौजी थे जो 7 अक्टूबर में मारे गए थे, उनकी तादाद 1000 से ज़्यादा है। जंग फ़िलहाल कुछ कम हुई है, उसकी जो इंटेंसिटी थी वो कम हुई है। जिस तरीके से इसराइल गोलाबारी कर रहा था गाज़ा में, गाज़ा सिटी में और दूसरे इलाकों में, वो कम हुआ है और अब बढ़ा है थोड़ा सा रफ़ा की तरफ और खान यूनुस की तरफ। इन दोनों शहरों पर इसराइल की फ़ौज ने समंदर के अंदर से जो उनकी बोट्स हैं उनके ज़रिए हमले करना शुरू कर दिए और रॉकेट्स वगैरह, मिसाइल्स वगैरह वहाँ से दाग रहे हैं। गाज़ा के अंदर पूरी तरह से तबाही हो चुकी है, वहाँ खंडर हो चुका है। लोग तकरीबन वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में जा चुके हैं, चंद लोग वहाँ बचे होंगे, चंद लाख हो सकते हैं उसमें से। इसराइल की फ़ौज ने ज़मीनी ऑपरेशन करके अंदर जाने की कोशिश की, तो इन सिर्फ 2 दिन के अंदर का हम आपको नुकसान बता दें। जंग के 41वें दिन और 42वें दिन जो अब तक नुकसान की खबरें आ रही हैं, गाज़ा में दाखिल हुए इसराइल के 33 टैंक तबाह हुए हैं और 50 से ज़्यादा इसराइल के सैनिक 24 घंटे की कार्रवाइयों में हमास के सैनिकों के हाथों मारे गए हैं। सैकड़ों की तादाद है जो ज़ख्मी हुए हैं और 5 सैनिक इसराइल के हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों में भी मारे गए हैं। अमेरिका ने इसराइल से आयरन डोम वापस मांग लिया है, क्योंकि आयरन डोम का जो लेकर के बातें होती थी कि ये बहुत ही लेटेस्ट है और इसके जैसा कोई और है नहीं, तो उसकी जो भी कैपेसिटी थी वो सबके सामने आ चुकी है और ये जानकारी मिल चुकी है कि आयरन डोम जो है वो बहुत सटीक तरीके से हमले नहीं रोक पाता है। इवन ये कि हमास के जो लोग हैं उनके पास कोई अच्छे वाले मिसाइल्स नहीं है, रॉकेट्स नहीं है। वो पानी के जो सप्लाई वाले पाइप होते हैं उनसे हाथ के ज़रिए ऐसे ही लोकल तरीके से बनाए हुए मिसाइल्स हैं और जब वो इन मिसाइल से, लोकल मिसाइल से हमला करते हैं इसराइल के ऊपर, इसराइल के शहरों के ऊपर, तो आयरन डोम उनको नहीं रोक पाता, इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। तो अमेरिका ने आयरन डोम मांग लिया है वापस और उसकी तमाम बैटरीज भी मांग ली हैं। अब ये हम कह सकते हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि यूक्रेन जो बार बार इसराइल से कह रहा था जंग के दौरान कि हमें आप आयरन डोम दीजिए और इसराइल नहीं दे रहा था। अमेरिका ने भी कहा था इसराइल से कि आप आयरन डोम दे दें और इसराइल ने नहीं दिए थे। वो इसलिए नहीं दिए थे इसने कि ईरान के शाहिद
136 ड्रोन और ईरान के मिसाइल यूक्रेन के अंदर तबाही मचा रहे थे, और वहाँ पर आयरन डोम अगर मौजूद होता तो वो ईरान के जो मिसाइल थे और ईरान के जो ड्रोन थे वो उनका तबाह कर देते। तो इसराइल की पोल खुल चुकी होती बहुत पहले, और एक कंपटीशन जो है इसराइल और ईरान के दरमियान रहता है। तो ये तय हो जाता अब से 1.5 साल पहले, 1 साल पहले, कि ईरान की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत सुपीरियर है। अब जब लोकल टेक्नोलॉजी के सामने इसराइल का आयरन डोम काम नहीं कर पा रहा है, तो ईरान के जो फैक्ट्री मेड वेपन्स हैं उनके सामने तो ये टिकने का गुंजाइश ही नहीं बचती है। तो अमेरिका ने आयरन डोम और आयरन डोम की बैटरीज वगैरह सब वापस मांग ली हैं इसराइल से। और ईरान की तरफ से अभी भी पूरी तरह से सपोर्ट हमास के साथ है, जबकि एक फर्जी खबर चलाई गई सोशल मीडिया में कि ईरान ने इनकार कर दिया है कि वो हमास की मदद करेगा। अब आप एक बात और समझें, जितने भी ग्रुप्स बने हुए, हमास है, हिजबुल्लाह है, हूती है, हशाश, कुछ इस तरह से एक और संगठन है, सबके नाम एच से हैं। ये ईरान के बनाए हुए हैं और ये इमाम हसन और इमाम हुसैन की निस्बत से हैं। सबके नाम में आपको एच मिलेगा। तो ये हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन की निस्बत से इनके नाम ईरान ने रखे हुए हैं। और हिजबुल्लाह ख़ास तौर से वो फ़लस्तीन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। तो ऐसा कोई मुमकिन नहीं है, ये फ़र्जी खबर थी पूरी तरह से कि हमास का मदद करने के लिए ईरान ने इनकार कर दिया है। ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व जंग में नहीं होगा, क्योंकि ईरान ऑलरेडी इन्वॉल्व है उसमें। चाइना इन्वॉल्व नहीं होगा, रूस इन्वॉल्व नहीं होगा, अरब के मुल्क नहीं होंगे। अरब के मुल्क डिप्लोमेटिक लेवल पर बात कर रहे हैं, ईरान सीधे जंग के तरीके से इन्वॉल्व है। एक डेवलपमेंट हुआ था और इसका ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया था कि खुशखबरी बहुत जल्दी ही जो बंधक हैं, जो हॉस्टेज हैं हमास के बाद, वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन उसको लेकर के अड़चन पैदा हो गई है। अड़चन इस बात की पैदा हुई है कि शुरू में बातचीत हुई थी 80 हॉस्टेजेस को छोड़ने के लिए, कि हमास 80 लोगों को रिहा करेगा जो उसके बाद बंधक हैं। फ़लस्तीन जिहाद इस्लामी ने उसमें मना कर दिया कि हम रिहा नहीं करेंगे जो भी उनके पास हैं, क्योंकि अमेरिका ने हमसे कोई बात नहीं की है। साथ ही हमास ने एक शर्त लगाई कि जितने भी बच्चे और महिलाएं 7 तारीख के ऑपरेशन के बाद इसराइल ने गिरफ़्तार किए हैं, उन सबको रिहा किया जाए। इस बात पर यह बात फंसी हुई है। फ़िलहाल 50 बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत इजिप्ट में हो रही है। अमेरिका के ऑफिशियल्स मौजूद हैं वहाँ पर, इसराइल के ऑफिशियल्स मौजूद हैं और अरब के मुल्कों के भी मौजूद हैं, और मुमकिन है किसी भी वक्त इस पर कोई फाइनल डिसीजन आपस में हो जाए। अमेरिका इसराइल को हर साल $100 अरब देता है उसके खर्चे के लिए। डिफेंस बजट है ये $100 अरब का। तो ये सारे पैसे इसराइल खर्च करता था फ़लस्तीन को ठिकाने लगाने के लिए, फ़लस्तीन की जासूसी करने के लिए। लेकिन आप देखें कि इसको वहाँ इतनी टनल्स बना ली उन लोगों ने, इतना वेपन इकट्ठा कर लिया, तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया, तुमको पता ही नहीं। आज तक तुम ये पता नहीं कर सके, गाज़ा में दाखिल होकर के टनल्स तलाश नहीं कर पा रहे हो, जबकि अब तो वो खाली पड़ा हुआ इलाका है। उसमें इसराइल को अभी तक एक भी टनल नहीं मिली है। ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। जो वो टनल्स के वीडियोज़ वगैरह शो करते हैं, हमारे यहाँ मीडिया में भी दिखाए जाते हैं, वो पानी की सप्लाई या सीवेज के पाइपलाइन के वीडियोज़ होते हैं। हमास की टनल अभी तक एक भी टनल इनको नहीं मिली है। हमास के कितने लोग मारे गए हैं, इसराइल की तरफ से कोई आंकड़ा नहीं दिया गया। भारत का मीडिया बता रहा है कि 8000 हमास के लोगों को इसराइल ने मार दिया है। तो अगर भारत की मीडिया की खबर को सच माने तो 8000 हमास के लोग
15,000 फ़लस्तीनी, 23,000 कुछ लोगों की हत्याएं इसराइल ने की हैं। लेकिन हमास के कितने लोग मारे गए इस बारे में इसराइल की तरफ से कोई डाटा कभी नहीं दिए गए, जबकि हमास की तरफ से वीडियोस उनके प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। न्यूज़ में बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, वो इसकी खबरें दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो बड़े अच्छे लोग हैं वो तमाम अपडेट्स इसकी दे रहे हैं, कितने लोग इसराइल के मारे जा रहे हैं सैनिक। या और बता दें थोड़ा सा कि इसराइल के सैनिकों के यूनिफॉर्म पहन करके हमास के सैनिक इसराइल के सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। वो पता नहीं लगा पाते कि ये हमास के लड़ाके हैं। अच्छा, अल शिफा अस्पताल के ऊपर इसराइल ने हमला किया, अंदर दाखिल हो गए, गोलियां चलाईं, 60-70 बच्चे मासूम शहीद किए इन्होंने और बहुत सारे आम नागरिक शहीद किए। वहाँ लाशें बाहर बिखरी हुई थी अस्पताल के बाहर, और टैंक लेकर के अंदर ये दाखिल हो गए थे। गोले, तोप के गोले इन्होंने वहाँ दागे थे, और बाद में फिर बुरी तरह से इन्होंने अंदर चल घुस के गोलाबारी की, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। अब अल शिफा के अंदर एक भी टनल इनको नहीं मिला है। अब इसराइल वो टनल तलाश करके बताए जिसके लिए वो तमाम अस्पताल उसने तबाह किए हैं, और अल शिफा पर को भी उसने टारगेट किया हुआ था कि ये इनका हेडक्वार्टर है हमास का। एक भी टनल वहाँ नहीं मिला है। एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, ह्यूमन राइट वॉच हो, तमाम संस्थाओं की तरफ से बयाना गया कोई टनल वहाँ पर मौजूद नहीं है। और जो हथियार इन्होंने वहाँ रखे थे उनके वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर आ गए कि किस तरह से इसराइल के सैनिकों ने अंदर ले जा करके अपने बैग्स में हमास के लोगों को बदनाम करने के लिए अपनी तरफ से हथियार वहाँ इंस्टॉल किए। वीडियोज़ में छेड़खानी की और बहुत सारे वीडियोज़ इन्होंने अपनी तरफ से अपलोड कर दिए वहाँ के अस्पताल के जो कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह थे उनमें, यह दिखाने के लिए कि देखें साहब ये हमास के लोग यहाँ ठहरे हुए थे। AK-47 वहाँ मौजूद हैं, कुछ ग्रेनेड्स मौजूद हैं, कुछ मैगजीन्स मौजूद हैं कि यहाँ पर हमास के लोग ठहरते थे, और उनके ये वेपन्स बाकी बचे और वो भाग गए यहाँ से। हमारे यहाँ भी 2015 में भारत की राजधानी दिल्ली में एक AK-47 AK-56 राइफल होटल के कमरे से मिली थी। उसी दिन नेपाल की सरहद पर लियाकत नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जो अपनी बीवी और बच्चों के साथ नेपाल से भारत में दाखिल हो रहा था। यूपी ATS, दिल्ली पुलिस और बाकी कई एजेंसियों ने दावा किया कि इसको हमने गिरफ्तार किया है। उमर अब्दुल्ला का बयान आया ट्विटर पर कि ये समझौते के तहत भारत आया है और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की जानकारी में है। जिस वक्त लियाकत की गिरफ्तारी हुई थी उसी वक्त पुरानी दिल्ली के एक होटल से AK-56 बरामद दिखाई गई थी और कहा गया था कि आतंकवादी भाग गए और ये AK-56 बरामद हुई है और यह लियाकत के साथी रहे होंगे जो दिल्ली को दहलाने के लिए यहाँ ठहरे हुए थे। इसी तरह से चीज़ें तैयार की जाती हैं, मैनिपुलेट की जाती हैं। हमास के लोगों के जैसे वो बैग वगैरह इस्तेमाल करते हैं उस तरह के बैग्स में इसराइल के सैनिकों ने ले जाकर के हथियार रखे अस्पताल के अंदर। अब उनके वीडियोज़ मौजूद हैं, वीडियोज़ आ चुके हैं जिसमें इसराइल के सैनिक लेकर के जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब एक सर्वे हुआ अमेरिका में, 68% अमेरिकन इसराइल के हमलों के ख़िलाफ़ हैं। 97% इसराइली मानते हैं कि नेतन्याहू जो भी बात कहता है वो झूठ बोलता है और ये एक करप्ट और नाकारा व्यक्ति है। 97%। और ये अमेरिकी एजेंसी के ज़रिए किया गया सर्वे है। तो उसके अपने मुल्क के लोग नेतन्याहू के ऊपर बिलीव करने को तैयार नहीं है। खसलत इंसान की सब लोग समझ जाते हैं कुछ वक्त के बाद। 14 साल से वो वहाँ प्रधानमंत्री है और उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो कहता रहा कि हम अपने लोगों को परेशानी नहीं होने देंगे और अपने लोगों को बचाएंगे, अपना ये करेंगे।
लेकिन हमास ने उसका सब कुछ चकनाचूर कर दिया। फिलहाल जंग थोड़ी सी धीमी हुई है और उम्मीद है कि विद इन वीक बड़े सेटलमेंट्स होंगे, क्योंकि यहाँ सऊदी अरब का स्टेक दांव पर है। सऊदी अरब ने बहुत हैवी प्रेशर अमेरिका के ऊपर बनाया हुआ है, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर। उधर चाइना हो या रूस हो, रूस की तरफ से रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लारोव का बयान आया, बनेगा हर हाल में फ़लस्तीन एक राष्ट्र बनेगा। 3 बार उन्होंने इस बात को दोहराया। चीन के राष्ट्रपति अभी अमेरिका के दौरे पर थे। जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन का मुद्दा उनके सामने उठाया तो उन्होंने फ़लस्तीन का मुद्दा अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने उठाया। डायरेक्टली चीन यूक्रेन की जंग में शामिल नहीं है, डायरेक्टली चीन पार्ट नहीं है फ़लस्तीन में जंग का, लेकिन चीन ने फ़ौरन ही वहाँ फ़लस्तीन का मुद्दा उठाया कि यह सब कुछ आपकी वजह से इसराइल वहाँ खून खराबा कर रहा है और बहुत सारे बेगुनाह लोगों की वहाँ जाने जा रही हैं और ये बंद होना चाहिए। इस बार की जो ये जंग है, फ़लस्तीन के लोग तो मर रहे थे, 80 सालों से वहाँ शहादतें दे रहे हैं। अब की से तादाद बहुत ज़्यादा हो गई, 15,000 के आसपास, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो शहादतें हुई है। लेकिन इस जंग ने फ़लस्तीन को जीत दिला दी, कामयाबी दिला दी। और फ़लस्तीन 2 नेशन थ्योरी के तहत फ़लस्तीन बनेगा, 1948 के रेजोल्यूशंस के तहत बनेगा और उसकी प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। चीन और रूस खामोश नहीं बैठे हुए हैं जंग में, सऊदी अरब भी खामोश नहीं बैठा हुआ है। तुर्की की तरफ से जिस तरह के सख्त बयान तैयब अर्दगान के आ रहे हैं वो हिस्टोरिकल हैं। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया और कहा कि नेतन्याहू का अंत करीब है। उन्होंने वहाँ पर मुद्दा उठाया कि इसराइल के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों को उसकी जांच करना चाहिए और इसके खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। टर्की मिडिल ईस्ट के मुल्कों में एक ताकतवर मुल्क है, उसकी हिस्ट्री बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत रही है। 22 यूरोप के मुल्क उसके अधीन रहे हैं। अमेरिका से 100 साल तक उसने टैक्स वसूल किया है, तो टर्की को कोई हल्का फुल्का तरीके से न ले। ईरान से मुकाबला करने की ताकत किसी में है नहीं फिलहाल, अमेरिका हो या अमेरिका के जितने भी साथी सहयोगी दोस्त मुल्क हैं, और इसराइल तो कुछ है ही नहीं उसके सामने। हमास की पोजीशन बहुत मजबूत है। हम थोड़े से अपडेट्स अमीश मिश्रा साहब के यहाँ आज बताएंगे। मिश्रा साहब चूँकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और जैसा हमने बताया था मिश्रा साहब के बारे में एक बार और बता दें, आप हिस्टोरियन हैं, ऑथर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, फिल्म स्क्रिप्ट राइटर हैं और प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल मंगल पांडे सेना से जुड़े हुए हैं, और 1857 की जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसकी आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं। मिश्रा साहब के जो 1-2 अपडेट्स हैं वो हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। यहाँ मिश्रा साहब रिपोर्ट देते हैं, इराकी रेसिस्टेंस स्ट्राइक अमेरिकन बेस। इराक में इस्लामिक रेसिस्टेंस नाम का संगठन, जामी नाम का संगठन 7 अक्टूबर से इराक में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है। इसी क्रम में आज हरीर बेस पर ड्रोन से मार की गई। जामी अपने फ़लस्तीनी आज़ादी मिशन का हिस्सा मानता है, और यहाँ पर उन्होंने वीडियो भी जारी किया है जो ड्रोन से हमला वहाँ अमेरिकी बेस पर किया गया है।
एक रिपोर्ट और वो देते हैं, लगातार 7वां शुक्रवार आज फिर इस्राएली सैनिकों ने यरूशलेम में नमाजियों को अल अक्सा मस्जिद तक पहुंचने से रोकने के लिए आंसू गैस के बम छोड़े, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। संघर्ष अभी जारी है। यहाँ के ये वीडियो भी इन्होंने पोस्ट किया हुआ है। मिश्रा साहब ने एक अपडेट और दिया है। हमास और फ़लस्तीनी ग्रुपों ने गाज़ा के पश्चिम में सबरा अल हवा की दूरी पर प्रोजेक्टाइल 3 से इस्राएली सैन्य वाहन को निशाना बनाया। तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। आईडीएफ के सैनिक जितने भी थे मारे गए और घायल भी हुए। संख्या अभी अस्पष्ट है। एक और अपडेट है उनका, हमास ब्लास्ट आईडीएफ व्हीकल। कल रात से चल रही जेनिन की लड़ाई में 4 इस्राएल के सैनिक मारे गए, 2 फ़लस्तीनी योद्धा भी शहीद हो गए। अमरीश मिश्रा साहब लिखते हैं, हिजबुल्लाह ने लेबनान से मिसाइल दागे, इस्राएली क्षेत्रफल में आईडीएफ के बेनेट बैरक्स के पास मारकोवा टैंक उड़ा दिया। वीडियो यहाँ मौजूद है उसका। इस्राएल के पास कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, उसको इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद नेकेड हैंड है वो। अब जब हिसाब नेतन्याहू से होगा, हिजबुल्लाह ने तबाही मचा दी है। हूती ने बड़ा कारनामा किया है। हूती ने यमन से लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल के ऊपर दागे और वो उसके पोर्ट पर हमला किया है और अमेरिका को बिल्कुल चैलेंज करके कह दिया है कि अगर हमारे मिसाइल को आते वक्त किसी ने भी मार के गिराया थर्ड पार्टी ने, तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे और उसके ऊपर हम सीधा हमला करेंगे। और जिस किसी को भी रेड सी से अपने जहाज़ ले जाने हैं तो वो अपने जहाज़ों पर अपने झंडे लगा करके रखे। इसराइल के जहाज़ों को हम मार के गिराएंगे। जो शिप इसराइल के रेड सी में मौजूद हैं उन पर हमले करेंगे। अब हूती जब मिसाइल फायर करता है तो वो सऊदी अरब की सरहद से होकर के जाते हैं एयर स्पेस से। सऊदी अरब से इनका मना कर दिया है कि आप हमें नहीं छेड़ेंगे और सऊदी अरब ने उनके एक भी मिसाइल पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हूती ने अमेरिका के नेवल शिप पर भी टारगेट किया, लेकिन वो मिसाइल अमेरिकी जो डिफेंस सिस्टम है उससे मार गिराया गया। इसराइल ने अपना जो लेटेस्ट उनका डिफेंस सिस्टम है यूरो 3 उसको डिप्लॉय किया, उसको एक्टिव कर दिया। ये तब होता है जब बहुत बड़ी कोई जंग हो रही हो दो मुल्कों के दरमियान। ये तो आप एक संगठन से जंग लड़ रहे हैं, कोई मुल्क भी तो नहीं है हमास, ना ही हूती ना ही हिजबुल्लाह संगठन है, ये कोई मुल्क की फ़ौजें नहीं हैं। उनके ख़िलाफ़ इसको अपना सबसे जो बेस्ट बता रहे हैं आज की तारीख में यूरो 3 और यूरो 4, तो यूरो 3 को एक्टिव करना पड़ा है। अमीश मिश्रा साहब की एक अपडेट और बता देते हैं, उसके बाद इस रिपोर्ट को ख़त्म करेंगे। जेनिन के इब्न सीना अस्पताल में कई आपातकालीन पैरामेडिक्स का आईडीएफ ने अपहरण किया। अस्पताल के डॉक्टरों ने अस्पताल खाली करने के इस्राएली आदेश को मानने से इनकार कर दिया। रेड क्रिसेंट ने कहा है कि इसराइल के सैनिक इब्न सीना के सामने फ़लस्तीनी रेड क्रॉसिंग एम्बुलेंस कर्मचारियों को हिरासत में ले रहे हैं। बहुत सारी महिलाओं छात्राओं को किडनैप किया है इसराइल के सैनिकों ने। फिलहाल जानकारी ये है कि पिछले 24 घंटे में 50 से ज़्यादा इसराइल के सैनिक मारे गए हैं। हमास के कोई टनल को तलाश नहीं कर पाए, अपने जो बंधक है उनको अभी तक तलाश नहीं कर पाए और खाक छान रहे हैं। गाज़ा में जब दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो वहाँ ये बिखर जाते हैं और मार दिए जाते हैं। अब इनका निशाना खान यूनुस और रफ़ा है। जंग फ़िलहाल थोड़ी धीमी हो गई है, ऊपर से आसमान से जो हमले हो रहे थे वो कम हुए, एक तरह से रुक गए, क्योंकि ये ज़मीन पर जो इन्होंने तबाही मचाई है
तो वहाँ इनकी कोशिश ये है कि हम यहाँ कुछ खोज लें, तलाश कर लें, कोई टनल मिल जाए, हमारे बंदा को अगर हाथ आ जाए, तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आज तक के अपडेट यही थे, 40 दिन जंग को हो चुके हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमास और फ़लस्तीन के लिए, फ़लस्तीन के मासूम लोगों के लिए दुआ करें, मुमकिन हो तो उनके लिए रोज़ा भी रखें, दुआएं करें, साथ में रोज़े भी रखें। देखें, सिर्फ ज़बान से काम न लें। आप वहाँ के वीडियोज़ नहीं देख सकते, मासूम बच्चे किस तरह से बिलख रहे हैं, पानी नसीब नहीं है, खाना नसीब नहीं है। 30-30 लोगों की एक फैमिली को एक ब्रेड में काम चलाना पड़ रहा है 24 घंटे। 2 बिस्किट खा करके एक बुजुर्ग शख्स, एक बुजुर्ग औरत जिसकी उम्र 70-80 साल है, 24 घंटे सिर्फ 2 बिस्किट खा करके वो जिंदा है। 2 लीटर पानी की बोतल उनको मिल रही है पूरी फैमिली के लिए। तो उनके लिए आप दुआ भी करें, मुमकिन हो रोज़े भी रखें, और अल्लाह मददगार है। आप लोगों का शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीछे न्यूज़। Thank you, Mr. Chair. This is actually the first request for the right of reply to what the United States just said. Mr. Chair, the United States does not get to pretend that it stands with the Palestinian civilians in Gaza. It does not get to pretend this when the United States has just approved an additional $14.5 billion military aid package to Israel as Israel pummels Palestinian civilians to the ground, most of them refugees and children. The U.S. is also planning to send $320 million in precision bombs to Israel, according to the Wall Street Journal. Can the United States explain how this is in line with any of its obligations under international humanitarian law and human rights law, let alone its commitments under the political declaration on explosive weapons in populated areas? It is unsurprising that the stock prices of weapons manufacturers have skyrocketed over the recent period and continue to rise as Israel bombards Gaza. For example, the market value of the biggest U.S. weapons manufacturers increased by over $23 billion after the 7th of October. And it is undeniable that the United States profits from war. Throughout its entire history, there are only 15 years in which the United States has not been at war with another country. Let that sink in. 15 years only in the United States' entire history. But no one, neither Israel, nor the United States, nor arms manufacturers should be allowed to profit from the killing or maiming of Palestinian civilians. So no, you do not get to say you stand with Palestinian civilians until you stop sending arms to Israel as it commits genocide. Thank you. Deve bulan sesuatu.